हेलो दोस्तों, मैं अमोद कुमार आप सभी को स्टडी टू लाइफ में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ते होंगे। तो दोस्तों, आज फिर मैं आप लोग के बीच एक न्यू टॉपिक के साथ आया हूं। इसमें हम पढ़ने वाले हैं जो जीके के 1000 महत्वपूर्ण के जो टॉपिक चल रहा है, इसमें आज 281 से प्रश्न हम आज पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर अगर न्यू आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। हाँ दोस्तों, अगर इसका आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, यहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो आइए दोस्तों, बिना देरी के ही हम स्टार्ट करते हैं। आज के मेरा पहला प्रश्न है, भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा भाग 4 के क में दिया हुआ है। इसकी व्याख्या यहाँ समझिए आप। भारत में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 10 मूल कर्तव्यों को संविधान में भाग 4 के 1 और अनुच्छेद 51 के ए में सम्मिलित किया गया है। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है कि प्रभुत्ता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्यों को किस स्थान पर रखा जाता है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ये तीसरे में हो जाएगा। इसकी व्याख्या यहाँ समझिए आप। हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के क में तीसरे नंबर पर है, भारत की प्रभुत्ता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा 1976 में हो जाएगा। इसकी व्याख्या यहाँ समझिए। भारत में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 10 मूल कर्तव्यों को संविधान के भाग 4 के ए और अनुच्छेद 51 के ए में सम्मिलित किया गया है। इसी में देखिए अगला प्रश्न, एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ये सी हो जाएगा। अस्पृश्यता मिटाने के सारे प्रयास करें। आपको बता दें हमारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत का जो वर्णन किया गया है। इसी में देखिए इसकी व्याख्या। अनुच्छेद 51 के क में दूसरे नंबर पर स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों का हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। और 7वें नंबर पर प्राकृतिक पर्यावरण को, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन जीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखे। वह 8वें वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधानों के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ये ग्राम पंचायत के गठन में सहायता करना। इसकी व्याख्या यहाँ समझिए। 51 के क में चौथे नंबर पर देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। और छठे नंबर पर हमारी सामाजिक संस्कृति, कंपोजिट कल्चर की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। वह 9वें नंबर पर सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान में विहित एक मूल कर्तव्य नहीं है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। इस प्रश्न की व्याख्या जो आप यहाँ समझिए। देखिए यहाँ से वो अनुच्छेद 51 के क में छठे नंबर पर हमारी सामाजिक संस्कृति, कंपोजिट कल्चर की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। वह 7वें नंबर पर प्राकृतिक पर्यावरण को, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन जीव हैं, रक्षा करे और
उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे और 9वें नंबर पर सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समिति की संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए हैं? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। उसकी व्याख्या यहाँ से आप समझिए। भारतीय संविधान में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भाग 4 के पश्चात एक नया भाग जो 4A अंतः स्थापित किया गया है। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 143। इसकी व्याख्या यहाँ समझिए आप। हमारे भारतीय संविधान अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति को 2 श्रेणियों के मामले में उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति प्रदान की गई है। यदि राष्ट्रपति को यह प्रतीत होता है कि विधि या तथ्यों का कोई भी ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ या होने की संभावना है, ऐसी प्रकृति का और ऐसा सार्वजनिक महत्व का विषय हो कि उस पर उच्चतम न्यायालय की राय लेना आवश्यक है, तो वह उस प्रश्न को विचारार्थ भेज सकता है। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित हैं? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 53 में। इसकी व्याख्या देखिए यहाँ से। संविधान के अनुच्छेद 53 के तहत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति को निहित है। संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 78 तक में संघ की कार्यपालिका का वर्णन है। संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल तथा महान्यायवादी शामिल होते हैं। इसी में देखिए आगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इसी में देखिए अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंधित वर्णन किया गया। आपको पूछ लिया जाएगा राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित आर्टिकल कितना में वर्णन किया गया, तो हो जाएगा 54। इसी में देखिए अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि संबंधी राज्य के नीति निर्देशक तत्व के वर्णन है। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के पास संसद को संबोधित करने की शक्ति प्राप्त है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 86। इसी में देखिए इसकी व्याख्या, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 86 के अनुसार राष्ट्रपति के पास संसद को संबोधित करने की शक्ति प्राप्त है तथा उन्हें संसद को संदेश भेजने का अधिकार भी प्राप्त है। इसी में आगे देखिए अनुच्छेद 85, इसमें संसद के 17वां शान और विघटन का उल्लेख भी किया गया है। इसी में देखिए आगे अनुच्छेद 87, इसके अंतर्गत राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण की व्यवस्था। इसी में देखिए आगे अनुच्छेद 88 में इसमें सदनों के संबंध में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार का भी उल्लेख किया गया है। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, वित्तीय आपातकाल का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद जो है 360 में वर्णन किया गया है। इसकी व्याख्या यहाँ समझिए। हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि भारत का उसके किसी भाग में वित्तीय अस्थायित्व या भारत की शाख क्रेडिट संकट में है, तो वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है। इसी में देखिए आगे, भारत में अब तक के एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया। आपको पूछ लिया जाएगा अभी तक कौन से आर्टिकल को एक बार भी प्रयोग नहीं किया गया, तो हो जाएगा 360, अभी एक बार भी प्रयोग नहीं किया गया है। इसी में देखिए अनुच्छेद 356 जो है संविधान में, इससे संवैधानिक तंत्र की विफलता का कहा गया। लोकप्रिय
रूप में इसे राष्ट्रपति शासन के रूप में जाना जाता है। यही संसद की स्वीकृति के बिना यह घोषणा 2 माह तक लागू रखी जा सकती है। एक बार संसद की स्वीकृति के बाद इसे घोषणा की तिथि इसे आगामी 6 माह तक लागू रखा जा सकता है। इसी में देखिए आगे, संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत भारत में राष्ट्रपति आपातकाल लगाया जाता है यदि युद्ध, बाहरी आक्रमण एवं सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में संघीय मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर राष्ट्रपति संपूर्ण भारत या उसके किसी एक भाग में आपातकाल की घोषणा कर। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा, अपने पद ग्रहण के दिन से ही वो 5 वर्ष की अवधि तक वो अपने पद पे बना रह सकता है। हाँ, इसके हटाने की प्रक्रिया जो है महाभियोग के द्वारा है ये, वो भी संसद में लोकसभा राज्यसभा दोनों में पास होने के बाद ही ये होता है। इसी में देखिए अनुच्छेद 56 के अंतर्गत राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख भी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। वो अपने कर्तव्य की समाप्ति से पूर्व राष्ट्रपति को संबोधित त्यागपत्र द्वारा पद छोड़ा जा सकता है। इसे अगर उनको राष्ट्रपति जी का इच्छा होगा हम अगर पद पे नहीं रहेंगे, तब अपने जो उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र लिखकर अपने इस्तीफा ले सकते हैं। नहीं तो अगर गलत पाने पर उसके ऊपर महाभियोग लगता है, महाभियोग लगने के बाद वो हटाया जाता है। इसके बाद देखिए इसी में हमारा जो अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है। इसकी उत्तर देखिए यहाँ पे, वह राज्य विधानमंडल में उस सदन का सदस्य, राज्य विधानमंडल के उस सदन विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वीटो शक्ति के तहत राष्ट्रपति किसी विधेयक को संसद के पूर्ण विचार हेतु लौटाया जा सकता है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा निलंबनकारी वीटो शक्ति। जो देखिए इसकी व्याख्या यहाँ पर है, अत्यंतिक निषेधाधिकार व्यवस्थापिका द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति देने से इनकार करने हेतु इसे वीटो का प्रयोग किया जाता है। देखिए आगे, निलंबित निषेधाधिकार इस वीटो के तहत व्यवस्थापिका द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति पुनः विचार हेतु लौटा सकता है। इसी में देखिए, जे भी निषेधाधिकार इस वीटो के तहत व्यवस्थापिका द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति न स्वीकृति दे, न अस्वीकृति करे तथा न ही पुनः विचार हेतु लौटाए। इसी में देखिए आगे, वर्ष 1986 ज्ञानी जैल सिंह द्वारा डाक विधेयक के संदर्भ में इस वीटो का भी एक बार प्रयोग किया था। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णन है। दोस्तों इससे पहले मैं अभी आपको हम बताए हैं, जो राष्ट्रपति को जो अगर पाए जाने पर महाभियोग जो है लोकसभा राज्यसभा कहीं भी पहले पारित हो सकता है, जब दोनों में पारित होने के बाद इसको तब हटा सकते हैं। जो अनुच्छेद जो है 61 में वर्णन किया गया है। इसी में देखिए इसकी व्याख्या यहाँ पे, अनुच्छेद 61 में इस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, जिसके अंतर्गत संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाकर उसे पद से हटाया जा सकता। महाभियोग केवल संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदन में लाया जा सकता है। महाभियोग हेतु महाभियोग चलाने वाले सदन की समस्त संख्या के 1/4 सदस्य के हस्ताक्षर होना आवश्यक है। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन गण का तो भाग है किंतु महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा राज्य के विधान परिषद। इसकी व्याख्या यहाँ समझिए, संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाकर उसे पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग केवल संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदन में लाया जा सकता है।
निम्नलिखित में से संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्तियाँ प्राप्त हैं? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 72 में। इसकी व्याख्या यहाँ समझिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्तियाँ प्राप्त हैं। अनुच्छेद 70 में इसमें अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कार्यों के निर्वहन के संबंध में प्रावधान है। इसी में देखिए आगे अनुच्छेद 71 में इसमें राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या सशक्त विषयों के संबंध में प्रावधान है। और अनुच्छेद 73 में इसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार का भी उल्लेख किया गया है। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, अनुच्छेद निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख किया गया है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 69 में। इसकी व्याख्या यहाँ समझे। हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति द्वारा ली जाने वाली शपथ का उल्लेख भी किया गया है। और 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया है। इसी में देखिए निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य जो उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में वो भाग लेते हैं। इसकी व्याख्या यहाँ समझे। राज्यसभाओं के सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं, केवल संसद के मनोनीत व निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा मोहम्मद हिदायतुल्लाह। इसकी व्याख्या यहाँ समझिए। मोहम्मद हिदायतुल्लाह भारत के उपराष्ट्रपति जो है 1979 से 1984 के बीच रह चुके हैं और वह 20 जुलाई 1969 को कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाल रहा है। दोस्तों आज की मेरा जो ये अंतिम प्रश्न है, इससे जो है आगे हम अगला वीडियो में करवाएंगे।